गोविंद, आज की बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट गोविंद बाली, जो प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। और रेरा में इन्होंने अभी रिसेंटली काफ़ी काम किया है। तो एडवोकेट बाली, आज जैसे कि हमारी आज की टॉक का विषय है, वो है रेरा में बायर्स को क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं फॉर प्रॉपर्टी एंड प्रोजेक्ट्स, और जो मतलब रेरा के अंडर जो प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टीज आती हैं उससे रिलेटेड। So I welcome you for the talk today and थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, मैं सबसे पहला आपसे जो सवाल पूछूंगा वो ये रहेगा कि क्या मेन प्रोविजंस हैं रेरा के जिससे कि सेफगार्ड होता है बायर्स का इंटरेस्ट। सर आज से कुछ साल पहले तक रेरा एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब 2016 से पहले तो रेरा एग्जिस्ट नहीं करता था। तो क्या होता था कि जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते थे वो कंज्यूमर फोरम जाते थे, और हमारे पास कोई भी फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं थी कि एग्रीमेंट्स कैसे होंगे, बिल्डर बायर एग्रीमेंट कैसा होगा, अगर कोई डिले होता है तो क्या होगा, अगर पोजेशन नहीं मिलता है तो क्या इश्यूज होंगे, जो एमिनिटीज हमें प्रॉमिस करी गई हैं अगर वो नहीं दी जाती है तो क्या होगा। तो 2013 में रेरा बनाने की बात शुरू हुई एंड 2016 के अंदर फाइनली एक रेरा एक्ट बन गया। उसके बाद धीरे धीरे ज्यादातर स्टेट्स ने रेरा को अपने आप में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अभी जो लास्ट स्टेट है जिसने रिसेंटली रेरा को अडॉप्ट करा है वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में अभी तक रेरा एग्जिस्ट नहीं करता था, बट अब जाके वहां पे रेरा आया है। सो रेरा का बेसिकली एम ये है सर कि एक स्पीडी डिस्पोजल विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी मैटर्स। पहले क्या होता था कि जैसे कंज्यूमर फोरम अगर मैटर जा रहा है तो कंज्यूमर फोरम में जो जजेस बैठे हैं या मेंबर्स बैठे हैं, they were not specifically very known or acquainted with the facts of a property matter। तो अब जब रेरा को लेके आए हैं तो रेरा का काम ये है कि वो सारे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है, उसके अंदर सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है। अब सेफ गार्ड्स कैसे प्रोवाइड करता है सर? पहले कारपेट एरिया मेजरमेंट को किसी ने डिफाइन नहीं कर रखा था। इसके अंदर कारपेट एरिया के ऊपर सेल होगी, इसको डिफाइन करा गया। कॉमन एरियाज के पैसे नहीं लिए जा सकते इन जनरल, ये एग्रीमेंट्स में लिखा गया सर। उसके बाद अगर हम लोग किसी भी टाइम पे एग्रीमेंट से बाहर आना चाहते हैं तो उस पर क्या पेनल्टीज होंगी, मैक्सिमम बिल्डर कितना हमारे से पैसा डिडक्ट कर सकता है, वो सब इसके अंदर आ गया। अब रेरा में सबसे अच्छी बात यह है सर कि रेरा इज स्पेसिफिक टू डिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ। मतलब एवरी सिटी कैन हैव अ रेरा ऑफिस और अ कोर्ट। इट इज नॉट लाइक कंज्यूमर फोरम की हर डिस्ट्रिक्ट का एक कंज्यूमर फोरम होगा या स्टेट में कंज्यूमर फोरम होगा। एंड रेरा के अंदर जो बेटर पार्ट ये है कि इट इज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट मॉडल एज रिस्पेक्ट टू दी अदर कोर्ट्स। जैसे रेरा के अंदर आपके पास एक आपका लोकल रेरा ऑफिस है, उसके बाद एक अपीलेंट ट्राइब्यूनल अलग से है, और उसके बाद लिटिगेशन के अलावा भी दे हैव आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ एडजुडिकेशन। मतलब आप आपस में बातचीत करके रेलेवेंस पे आके भी चीजों को रिजॉल्व कर सकते हो। तो मेजरली रेरा का फायदा ये है। इसमें अब अगर मैं आपसे अगला एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत बार बायर्स जो हैं वो 90 से 95% पेमेंट कर चुके होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, और अगर बिल्डर ने डिले किया होता है तो वो हैंडओवर से पहले एग्रीमेंट साइन करवा लेता है, या इस तरह की डिस्क्लोजर्स जो हैं वो बायर से साइन करवा लेता है, जिसमें कि एक तरह से आप ये समझें कि वो बायर से ये साइन करवा लेता है कि मैंने आपका सब सेटल कर दिया है, जबकि वो इन इफेक्ट ऐसा हुआ नहीं होता है। तो क्या ऐसे में और बायर पे दबाव होता है, वो कहीं शायद प्रोजेक्ट डिलेड है या उस वजह से उसको मिला नहीं है, ईएमआई भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, ये तो बायर उस प्रेशर में मान जाता है। क्या इसमें पोजेशन लेने के बाद, इस तरह के कागज साइन करने के बाद भी बायर को कोई अधिकार है कि वो रेरा को अप्रोच कर सके? सर बेसिकली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो भी एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आते हैं। तो उसमें बेसिकली ये लिखा गया है कि किसी भी ड्यूरेस के अंदर या किसी भी बेसिकली जोर जबरदस्ती के अंदर या एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो दैट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। तो यू कैन गो टू द कोर्ट स्टेटिंग कि ये जो हमारा जो एग्रीमेंट करा गया है वो एक हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था तो हमें साइन करना पड़ा, लेकिन इसके अंदर हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब आंसरिंग सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन सर कि क्या पोजेशन के बाद भी बायर का राइट बचता है,
सर बायर का राइट तब तक रहेगा जब तक पूरा कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं हो जाता है। बायर का राइट सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू द घर नहीं है, बायर का राइट उसके क्लब हाउस के लिए भी है, पार्किंग के लिए भी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बोला गया है। एक प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, उसका नाम एल्डेको है सर। एल्डेको के अंदर बेसिकली आज तक बिजली नहीं आई है, तो वो बिल्डर अभी भी जनरेटर के साथ बिजली दे रहा है। तो उसके लिए भी वो लोग अभी इस टाइम पे रेरा गए हुए हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस इन दी प्रोजेक्ट है सर वो। उसके बाद से जैसे कुछ चीजें प्रॉमिस करी जाती हैं, जब भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है उसके अंदर कुछ एनिमिटीज हमें बताई जाती है कि आपको ये मिलेगा। आपको एक पार्क मिलेगी, पार्क फेसिंग घर मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, या घर के अंदर प्रॉपर फॉर्म ऑफ लाइट्स लगेंगी। तो अगर उसमें से कोई भी डेफिशिएंसी है तब भी हम रेरा जा सकते हैं सर। और जहां तक बात है सर 90-95% प्रोजेक्ट की पेमेंट की, तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं सर। जनरली जो लोग घर खरीदते हैं उसके अंदर लोन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सर। तो एक सजेशन ये है कि अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आप बैंक को ये बता दो कि यू शुड नॉट पास ऑन द ईएमआईज और द इंटरेस्ट फैक्टर विदाउट माय परमिशन। जैसे हर बार टाइम लिमिटेड पेमेंट्स आउट होती हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है सर। बट ब्रॉडली अगर हम ये माने कि बाकी सब चीजें पूरी भी हों, लेकिन दबाव में अगर बायर ने किसी वजह से पोजेशन ले लिया है, जैसे आपने कहा कि मेरे पास तो और कोई विकल्प ही नहीं था, तो उसके पास में पोजेशन लेने के बाद भी अपने अपने खिलाफ almost something against me, I signed those documents, still I do have a right and an option to approach RERA for possession, I mean सर वी गॉट, for compensation. उनके पास ऑप्शन रेरा का भी है सर। और एक लॉ है सर जो बहुत नया है इंडिया के अंदर, उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं सर, सीसीआई। सीसीआई बेसिकली ये कहता है कि अगर आप दूसरा आदमी जो है कॉर्पोरेट है सर, वो डोमिनेंट पोजीशन में आ जाता है और वो अपने ही हक में सारे एग्रीमेंट्स कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। बट उसके लिए वन ऑफ द मेन नीड्स इज दैट यू हैव टू बी एसोसिएशन। तो अगर बहुत सारे बायर्स एक साथ मिलके केस करते हैं तो सीसीआई भी अप्रोच किया जा सकता है सर। और बेसिकली सर जितने भी प्रॉपर्टी मैटर्स हैं इनमें रेरा इज वन वे, बट दी अप्रोच हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल। अब जैसे अगर कोई एग्रीमेंट है जो आपसे साइन करा लिया गया है विच इज अंडर ड्यूरेस, तो उसको प्रूव करने के लिए रेरा के साथ साथ यू हैव टू डिसप्रूव द एग्रीमेंट ऑल्सो। आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि एग्रीमेंट मेरे से ड्यूरेस में कराया गया है, तो उस एग्रीमेंट को सेट असाइड करने के लिए आपको कोर्ट को तो अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी के बायर्स को भी रेरा के अंदर कोई सुरक्षा सेफगार्ड अवेलेबल है? सर जो डेफिनेशन क्लॉज है रेरा का, वो प्रॉपर्टी का या प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है सर। उसके अंदर कोई भी ऐसे स्पेसिफिक अवेयरमेंट्स नहीं बनाई गई है कि रेरा विल नॉट बी एप्लीकेबल टू कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अभी जैसे नोएडा है सर, उसके बाद गुड़गांव है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रेरा की प्रॉपर्टीज हैं जो कमर्शियल इन नेचर है सर। और उसके अंदर भी जो प्रोजेक्ट बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो रेरा जाते हैं अपनी कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। बट इसमें सर आजकल जो लेटेस्ट अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर जनरली जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर रेंट गारंटी दी जाती है सर। बिल्डर बायर एग्रीमेंट के साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन्वेस्टिंग एक्स अमाउंट, मान लो आपने 10 रुपए लगाए हैं, तो आपको हर महीने 10 पैसे मिलेंगे जब तक आपको पोजेशन नहीं मिल जाता है। उसकी इन्फोर्समेंट के लिए भी आप रेरा जा सकते हो सर, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन साइंड विद यू बिफोर दे वर सेलिंग यू द प्रॉपर्टी। आपने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। उस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट के लिए या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो आप रेरा जा सकते हो। अलॉन्ग साइड आपके पास ऑप्शन ये भी है सर, जो अच्छी बात है कि रेरा आने के बाद भी कंज्यूमर कोर्ट का जो एम्बेट है उसको क्लोज नहीं करा गया। मतलब आप रेरा भी जा सकते हो लेकिन आप कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हो अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है। सो बेसिकली हमारे पास दो रास्ते खुले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप रेरा चले गए हो तो कंज्यूमर फोरम नहीं जा सकते हो, बिकॉज दोनों का रोल अलग है सर। वकील साहब, अगला एक सवाल मैं आपसे जो जानना चाहूंगा, बहुत बार बायर अपने कारणों की वजह से, लेट्स से प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, सब कुछ है, बट मैं गुड़गांव में घर लेना चाहता था, मेरी नौकरी अब बैंगलोर हो गई है, मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, या मेरी पर्सनल कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में बदलाव आ गया, ऐसी स्थिति में अगर मैं विड्रॉ करना चाहूँ प्रोजेक्ट से, तो बिल्डर एज पर लॉ मेरे पेमेंट का कितना डिडक्शन कर सकता है? सर जो लॉ है, लॉ बहुत स्पेसिफिक है सर। वो कहते हैं कि आप जो बिल्डर है वो 10% से ज्यादा विड्रॉ
आपके जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, बट उसके अंदर ये मेंशन नहीं है कि 10% ही करेगा। बेसिकली जो लॉ कहता है वो कहता है कि मैक्सिमम अप टू 10%। सो जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है वो 10% का है सर। तो इन प्रैक्टिस जर्नली बिल्डर्स ये करते हैं कि वो 10% डिडक्ट कर लेते हैं, बट उसके बाद भी आप कोर्ट जा सकते हो ये कहने के लिए कि ये डिडक्शन बहुत ज्यादा है और मेरा इतना डिडक्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज मैंने वेल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विड्रॉ करा है सर। इसके अंदर एक और नई डेवलपमेंट ये है सर कि ये जो लॉ है इसको, इसके ऊपर जो स्टेट रेरा बॉडीज होती हैं सर वो कोई धीरे धीरे अपनी नोटिफिकेशंस ला सकती हैं। तो अभी रिसेंटली जो हमारी महाराष्ट्र की रेरा है सर, एम एच रेरा कहते हैं उसको, उसने एक ऑर्डर पास किया है सर विच इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑर्डर बट इट्स बेसिकली अ नोटिफिकेशन, जिसके अंदर उन्होंने ये जो 10% है उसको सर्टन प्रोजेक्ट्स के अंदर बोला है कि मैक्सिमम 2% हो जाएगा। मतलब वो ऐसा नहीं है कि 2% कटेगा, बट उसके अंदर टाइम लाइन्स उन्होंने दे दी है कि अगर विद इन 15 डेज आप विड्रॉ करते हो तो इतना कटेगा, विद इन 20 डेज इतना, एंड अगर 60 डेज क्रॉस हो जाते हैं सर तो 2% कटेगा। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एंड इट इज सब्जेक्ट टू सर्टन प्रोजेक्ट्स ओनली सर। तो बेसिकली अभी के लिए अगर हम बात करें कि लॉ क्या कहता है, तो लॉ ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी से विड्रॉ करते हो तो बिल्डर आपसे 10% से ज्यादा डिडक्शन नहीं करा सकता सर। ओके, सो मैक्सिमम डिडक्शन इज 10%, बट पीछे महाराष्ट्र रेरा ने कुछ एक दो, आप बता रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया और कुछ टाइमलाइंस के साथ, जहां 10% को भी घटा के 2% किया, बट लेट्स से बाकी जगह भी 10% मैक्सिमम अलाउड है। बेसिकली सर उन्होंने कम नहीं करा है, बेसिकली उन्होंने क्या करा है सर कि जितनी भी स्टेट रेराज होती हैं इनका एक स्पेसिमन बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है सर, उसके अंदर डिडक्शन क्लॉज इन केस ऑफ विड्रॉल होता है सर। तो इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि अभी जो नया क्लॉज बनेगा या नया एग्रीमेंट बनेगा उसके अंदर ये क्लॉज डालना चाहिए। सो उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि कम हो गया या लॉ चेंज हो गया, लॉ उतना ही है सर, बट इट इज स्पेसिफिक टू सर्टन प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोटर्स। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा वकील साहब कि बहुत बार एटलीस्ट एनसीआर में ऐसा होता है कि अभी मैंने प्रोजेक्ट को रेरा ले लिया है बिल्डर ने, उसमें कोई शक शुबा नहीं है, मतलब रेरा से रजिस्टर करा लिया, बट मैं अभी प्रोजेक्ट को फॉर्मली लॉन्च करके और अलॉटमेंट लेटर्स ना देके और वो सब ना करके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर बायर से पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से पहले मैं एज अ बायर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मलाइज होने से पहले, मतलब उसका अलॉटमेंट लेने से पहले या बिल्डर वायर एग्रीमेंट से पहले, अगर मैं ईओआई स्टेज पर ही अपने पैसे विड्रॉ करना चाहूँ तो बिल्डर मेरे कितने पैसे उसमें से डेबिट कर सकते हैं? सर बेसिकली जो ईओआई है वो एज सच इज नॉट पार्ट ऑफ रेरा एज सच, बिकॉज बेसिकली वो तो एक एग्रीमेंट टू सेल है सर, बेसिकली एक्सप्रेशन टू सेल है। अभी तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है उसके ऊपर, तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट उसमें नहीं होता है। बट उसके अंदर भी क्या है सर, जो हम लोग सेफ गार्ड्स नहीं लेते हैं जनरली बिल्डर्स को देख के, बिकॉज बिल्डर्स हमें बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस बताने लग जाते हैं कि सर वैसे प्रॉपर्टी इतने की पड़ेगी लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में लोगे तो मैं आपको इतना कम कर दूंगा। इसको प्री लॉन्च भी बोला जाता है सर। बेसिकली प्री लॉन्च के अंदर ये लोग पैसे कम करके लोगों को बोलते हैं, बट उसके अंदर भी सर जो एज अ बायर हमें हमेशा ये ध्यान रखना है दैट वी शुड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट आई एम एंटरिंग इनटू दिस सेल ऑन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इतनी परसेंटेज मेरी विड्रॉल की होनी चाहिए। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, बिकॉज वो बाद में अगर हम उसको इन्फोर्स कराने जाएंगे सर इट विल बिकम अ नॉर्मल केस, इट डज नॉट बिकम एज सच अ रेरा केस, बिकॉज द प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन अपडेटेड ऑन रेरा, द परमिशन माइट बी देयर पर कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हुई नहीं है सर और ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं हुआ है प्रोजेक्ट। तो रेरा के अंदर उसको ले जाना पॉसिबल है बट इट इज नॉट अ वेरी ल्यूक्रेटिव थिंग, बिकॉज उसके अंदर डिसीजन लेना डिफिकल्ट है सर। नहीं वकील साहब, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, रेरा ने अप्रूवल दे दिए हैं सारे, जो सरकारी अप्रूवल्स थे वो आ चुके हैं सब, मतलब डॉक्यूमेंट्री तौर पर बिल्डर इज वेल विद इन राइट्स टू एडवर्टाइज द प्रोजेक्ट एंड एक्सेप्ट बुकिंग्स। लेकिन लेट्स से बिल्डर स्टेज वाइज करता है और उसने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके किया, जो आपने बोला कि मैं आपको फर्स्ट प्राइस दे देता हूँ, और सो लीगली कुछ बिल्डर जो है वो उसको अधिकार है बेचने का, बट अभी उसने मेरे से कोई कागज नहीं किया है, कोई ऐसा फॉर्मल
अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया है, कोई एग्रीमेंट नहीं किए, एक बेसिक सी बातचीत हुई, ऑलमोस्ट आई वुड से एक एक मौखिक बातचीत हुई, और एक पन्ने का एक एप्लीकेशन फॉर्म मैंने भरा और कुछ पैसा उन्हें दे दिया, विच इज नॉट इवन से 10% ऑफ दी प्रॉपर्टी की। मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी, बट तो 10% 20 लाख होगा, मैंने अभी 1 ही लाख रुपया दिया है, एंड नाउ इट इज सब्जेक्ट टू अदर। तो क्या वो बिल्डर मेरा 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया पूरा रख सकता है और मुझे कुछ भी वापस नहीं करेगा? सर पूरा तो नहीं रख सकता है वो, हम विड्रॉल उसके अंदर भी मांग सकते हैं, एंड बेसिकली वो मैटर कोर्ट का बन जाएगा कि वो कितना काट सकता है, बिकॉज कोई लीगल एग्रीमेंट एज सच इन प्लेस नहीं है। अब उसके अंदर बेसिकली इसको कुछ लोग अर्नेस्ट मनी भी कह देते हैं सर। जैसे मान लो हम लोग कोई डील करने जाते हैं और हम बका वो दे देते हैं सर, बयाना दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो इसको तो बयाना भी नहीं कह सकते फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन उसके अंदर सर बेसिकली इट इज द कोर्ट टू डिसाइड, बिकॉज वील हैव टू गो टू द कोर्ट टू से कि दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव गिवन। एंड इसके अंदर भी सर अब इशू क्या है कि जर्नली जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे पेमेंट्स लेते हैं बिल्डर्स, दे आर नॉट इन अ लीगल मैनर सर। मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स आर इन कैश। To show the payments itself, it is a difficult thing. Well, if you have the track of the transactions, then money can be recovered, sir. There are no two ways about it. Even RERA and even Consumer Forum, you can say that I want to withdraw from the project, and the project is not even started. I have not even been given a unit allotment. Therefore, अभी officially मुझे कोई unit नहीं दी गई है और ना उस unit की मेरे नाम पे booking हुई है, तो मैं well within time हूँ कि मैं withdraw कर सकता हूँ। ओके, सो उसके लिए भी संभावना है कि मैं ईओआई अमाउंट से जो दिया है वो भी सर कर सकते हैं, टू सम एक्सटेंड आप उसको वापस ले सकते हो, पूरा मैं नहीं कहता हूँ सर। बिकॉज उसके अंदर भी ये लोग क्या करते हैं, बिल्डर्स बिल्डर्स प्ले अ वेरी ट्रिकी गेम सर। जब ये एग्रीमेंट्स बनाते हैं सर, उसके अंदर ये लोग एक क्लॉज डाल देते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ द अर्नेस्ट मनी सर। एंड हम लोग उस टाइम पे जर्नली पूरे एग्रीमेंट्स पढ़ ही नहीं पाते हैं जो होते हैं। तो जो फोर्टिफिकेशन क्लॉज है सर कि अर्नेस्ट मनी फोर्टिफाई हो जाएगा ईओआई के अंदर, दैट्स अ बिग इशू। तो उस क्लॉज के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए बिल्डर से कि भाई ये क्यों डाल रहे हो आप, अगर मुझे विड्रॉ करना है तो मैं विड्रॉ करूंगा। और दूसरा क्या है सर कि जो रेरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, बेसिकली लॉ सेम है सर। जैसे दुबई के अंदर भी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो या किसी भी देश में प्रॉपर्टी लेते हो जहाँ रेरा है, वहां पे जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसके अंदर अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, बट इंडिया के अंदर हम लोग अमेंडमेंट्स करवा नहीं पाते हैं बिकॉज बिल्डर एक डोमिनेंट पोजीशन में होता है। ये एक मेजर इश्यू है। सब। अब मान लीजिए मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ बिकॉज बिल्डर हैज चेंज सम कंडीशंस। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब मैंने जब प्रोजेक्ट खरीदा, उस वक्त में बिल्डर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक्स तरह का पेमेंट प्लान दूंगा, कि भाई मैं आपसे 10% अभी लूंगा, 50% स्ट्रक्चर बनने पर लूंगा, बचा हुआ पोजेशन पर लूंगा। लेकिन अब कोई बदलाव हुए, स्थितियां बदली, और बिल्डर बोलता है नहीं, अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान दूंगा। तो क्या मैं अपना दिया हुआ पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ? सर जो 10% का मैक्सिमम क्लॉज है, उसके अंदर जितना भी आपका पैसा डिडक्ट होता है एज पर कोड, जो भी आपका एग्रीमेंट होता है, उसके अलावा बाकी सारा पैसा आपका वापस आपको मिलेगा विद इंटरेस्ट। दैट इज वेल विद इन द एम्बिट ऑफ रेरा। मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी टर्म्स चेंज हो जाती हैं, मान लो कई बार क्या होता है सर कि आपको ये बोला जाता है कि आपकी जो बालकनी है वो इतनी इतनी लंबी होगी, बट ऑल ऑफ अ सडन वो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं, बिकॉज उन्होंने एक्चुअल में आपको जो प्रोजेक्ट बेचा हुआ होता है वो पहले बेच देते हैं और रेरा से अप्रूवल्स बाद में आते हैं। तो उस केस के अंदर भी आप विड्रॉयल ले सकते हो सर। उसके अलावा जैसे कोई फुल्ली फर्निश्ड घर आ रहे हैं सर, जिसके अंदर उसने आपको बोला है दैट यू विल बी गेटिंग अ एसी विच इज 5 टन्स, एंड उसकी जगह वो आपको 2 टन का एसी दे रहा है और 2 स्टार एसी दे रहा है 5 स्टार की जगह, तो उसके लिए भी आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस्ड जो एग्रीमेंट है वो फुलफिल नहीं करा है। इसके अंदर एक पॉइंट और है सर, बेसिकली जब प्रोजेक्ट ऑफिशियली एडवर्टाइज होना शुरू हो जाता है, तो जो रेरा का बिल्डर बायर एग्रीमेंट है सर, उसमें एक पेमेंट शेड्यूल ऑलरेडी मेंशन्ड है, एंड दैट पेमेंट शेड्यूल इज द एक्चुअल पेमेंट शेड्यूल विच हैज बीन अप्रूव्ड एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो अगर वो उससे चेंज करता है सर, तो वो अपने आप डिफॉल्ट में है। तो कोर्ट्स हमारे साइड पे ज्यादा पॉजिटिव रहेंगी, बिकॉज वी आर रेडी टू फॉलो द एग्रीमेंट विच हैज बीन साइंड एंड अपलोडेड। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर बिल्डर ने अपनी तरह से कंडीशंस चेंज करी, तब भी क्या बिल्डर मेरा पैसा फोरफिट कर सकता है? नहीं सर, फोरफिट नहीं कर सकता है। उसके अंदर बेसिकली जो बुकिंग अमाउंट है, अगर वो बोलता है कि मैं 10% आपका काट रहा हूँ, तो वो 10% नहीं काट सकता, बिकॉज उसके अंदर बेसिकली सर जो बिल्डर है वो जर्नल क्लॉज पे जाता है।
बिकॉज इन दी एंड वो कैपिटलिस्ट है ना सर, वो तो बिजनेस करने के लिए मार्केट में आया है, तो वो पैसा 10% ही काटेगा। बट इफ यू अप्रोच दी कोर्ट, कोर्ट इसके अंदर बहुत सेंसिबली डिसीजन लेती है, लुकिंग इट टू द मैटर, एंड देन द कोर्ट डिसाइड्स कि व्हाट इज द अमाउंट दैट कैन बी फॉरफिटेड और वेदर नो अमाउंट कैन बी फॉरफिटेड सर। ओके, सो मतलब अगर बिल्डर ने अपनी तरफ से एक तरफा टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करी हैं, तो मेरे पास में ये भी एक एक रास्ता है कि मेरा कोई भी पैसा डेबिट ना की हो। सर ये रास्ता है सर, बट वही बात है कि उस रास्ते को लेने के लिए यू हैव टू फाइट इट ऑफ। बेसिकली ऐसा नहीं है कि एकदम से मिल जाएगा, आपको कोर्ट तो जाना पड़ेगा सर। ठीक बेसिकली बिल्डर से बातचीत से नहीं होगा। है। रिसेंटली अभी यूपी रेरा ने रेरा एक्ट के सेक्शन 8 में कुछ प्रोजेक्ट्स को रिवाइवल किया है, और कोशिश करी है कि बिल्डर्स और बायर्स के बीच में कुछ समन्वय करके, कोई आपसी बातचीत करके, साझेदारी करके वो करें। इस पे आप थोड़ा सा और इलाबरेशन कर सकते हैं एडवोकेट वाली, व्हाट इज दिस सेक्शन 8 एंड हाउ इट कैन हेल्प इन मूविंग रिवाइविंग अ सर प्रोजेक्ट? बेसिकली जो सेक्शन 8 है ना, सेक्शन 8 बेसिकली एक लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन कैसे है सर, कि मान लो आपका बिल्डर है, बिल्डर ने प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया ऑल टुगेदर। जैसे कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं सर कि बिल्डर्स थोड़ा बहुत पैसा लेके भी पूरा प्रोजेक्ट अबैंडन कर देते हैं। जब वो अबैंडनमेंट होती है ना सर, तो उसके बाद रेरा के अंदर ये राइट है कि जो बिल्डर, जो बायर्स एसोसिएशन है, उसको प्रोजेक्ट बनाने का हक दे दिया जाए, और उसको दे दिया जाए फॉर द राइट टू बेसिकली रिवाइव द प्रोजेक्ट। बट इसके अंदर भी सर जो बायर्स एसोसिएशन है, उसके पास ये राइट है कि वो मना कर दे कि हम नहीं करना चाहते हैं। सो बेसिकली वही उसके ऊपर सेक्शन 8 ये कहता है कि हाउ टू रिवाइव अ प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ बायर्स, एंड इफ बायर्स आर नॉट रेडी, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू स्टार्ट द बेसिकली रिवाइवल ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी रेरा में तो अभी आया है सर, मतलब यूपी रेरा में अभी आया है। सबसे पहले इट स्टार्टेड इन कर्नाटका सर। देयर वाज अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज अबैंडन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसके अंदर जो एसोसिएशन थी, बायर्स एसोसिएशन, उसको बोला रेरा ने कि आप जाइए और आप अपना प्रोजेक्ट रन कीजिए, और जितना भी एस्क्रो अमाउंट के अंदर पैसा बचा है, उसको आप यूटिलाइज करके अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके जाइए एंड उसकी रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करिए। ओके, सो सेक्शन 8 से संभावना है कि अगर बायर एसोसिएशन चाहे तो प्रोजेक्ट को रिवाइव करके बना सकते हैं। यस, बट इसके अंदर भी ये है सर कि बेसिकली होता क्या है कि बायर को हमेशा ऐसा लगता है कि वो रिवाइव कर लेगा कंपनी को, बट देर आर बेसिकली पूरी कंस्ट्रक्शन को रिवाइव कर लेगा, लेकिन हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा सर। क्योंकि जिस कॉस्टिंग पे बिल्डर ने उसको डिसाइड करा है या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको बनाएगी, उस पर्टिकुलर कॉस्ट पे बायर्स एसोसिएशन के लिए इट इज डिफिकल्ट टू मेक। तो पहले जो बायर्स एसोसिएशन है उसको भी ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए सर इस मैटर में। ओके, वकील साहब, बहुत बार ऐसा होता है कि रेरा से आदेश तो मिल जाता है, कोर्ट ऑर्डर मिल गया जी, आपको पैसा वापस मिल जाएगा या कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट उसकी एग्जीक्यूशन कहें या मतलब बिल्डर उसको मानता ही नहीं है। और ऐसा तो मेरे पास में फिलहाल ऐसा एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट में कुछ हमारे बायर्स ने ऑर्डर्स लिए हैं, और आप ऑर्डर लेकर के, और काफी अच्छा लगता है जिस दिन ऑर्डर आता है उस दिन तो, लेकिन उसके बाद में बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या रास्ता है? सर बेसिकली ऐसा नहीं है कि रेरा में कुर्की नहीं होती है, रेरा में कुर्की प्रॉपर होती है सर। बट रेरा में कुर्की का टाइम लग जाता है थोड़ा सा। रेरा में कुर्की टेक्स अराउंड 2 to 3 ईयर्स एट टाइम्स, बट कुर्की हो जाती है सर, बिकॉज जो स्टेटमेंट है दैट इज एट लार्ज डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। बेसिकली जब एसडीएम जो है ना सर, एसडीएम के पास हम आपके प्रोजेक्ट के अलावा भी बहुत सारे काम है, तो उसके ऊपर सारा काम डिपेंड करता है। कुर्की पक्का होती है सर, ऐसा नहीं कि कुर्की नहीं होती है। कुर्की के अंदर टाइम लगता है, बट कुर्की होती है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स आप पास करते हैं और एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस, बट इट टेक्स टाइम सर। ओके, सो आप ये बोल रहे हैं कि रेरा के अंडर हम चाहें तो, चाहें या मतलब क्योंकि बिल्डर नहीं मान रहा है तो फिर एग्जीक्यूशन में जाएंगे, इसको थोड़ा सा समझा सकते हैं कैसे होता है सर? सर बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई सिविल सूट होता है सर, या जब भी कोई डिग्री पास होती है, तो उसके दो स्टेजेस होते हैं सर। फर्स्ट स्टेज होता है कि डिग्री पास हो जाती है। मान लो जैसे अगर हम मेंटेनेंस के केसेस भी देखते हैं, तो डिग्री पास हो जाती है कि बंदा इतने पैसे दूसरे बंदे को देगा सर। बट अगर वो पेमेंट फिर भी नहीं दी जाती है, तो उसके बाद क्या होता है सर, हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए जाते हैं।
या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के लिए जाते हैं, हम कोर्ट को ये कहते हैं सर आपने ये ऑर्डर तो पास कर दिया, बट जो बिल्डर है या जो डिग्री जिसके अगेंस्ट में हुई है वो इसके अगेंस्ट में काम ही नहीं कर रहा है और मुझे मेरा राइट नहीं दे रहा है। तो उसके अंदर कोर्ट क्या करती है सर, कोर्ट वहां का जो भी लोकल रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जैसे हर तहसील में नायब तहसीलदार और तहसीलदार होते हैं सर, विच वर्क अंडर द एसडीएम, जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को कहा जाता है कि भाई इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं इस कंपनी के नाम पे उनको कुर्की करके इसकी पेमेंट कराई जाए। तो ये प्रोसीजर है सर। लेकिन अब इसके अंदर भी इशू क्या आता है, कई बार जो प्रॉपर्टीज होती हैं सर उसमें मैटर ऑलरेडी एनसीएलटी चला जाता है। अगर मैटर एक बार एनसीएलटी चला गया सर तो रेरा का कोई भी जो सिविल सूट है वो सब स्टे पे आ जाते हैं सर। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं बट सिविल सूट स्टे पे आ जाते हैं। इसका मतलब वो जो कुर्की आप करने के लिए कह रहे हैं वो कुर्की भी एक सिविल ऑर्डर है सर फॉर द टाइम बीइंग। जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तो उसके ऊपर तब स्टैंड स्टिल लग जाता है सर। ओके वकील साहब, मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है। टोटल मान लीजिए मैं आज फाइल करता हूं, आज, और या और भी कहें कि आज मैं त्रस्त होता हूं बिल्डर से, और आज निर्णय लेता हूं कि मैं फाइलिंग करूंगा। उसके बाद मैं किसी काबिल वकील के पास जाता हूं, 15-20 दिन, महीना उनसे बातचीत करके मेरी फाइल तैयार होने में और एप्लीकेशन तैयार होने में लगता है, तब से लेकर के और मेरे को आदेश आने तक और उस आदेश की एग्जीक्यूशन होने तक में लगभग कितना समय लगता है सर अंदाज? बेसिकली जो हमारा केस स्टार्ट होता है ना सर, कई बार जो बायर्स होते हैं वो भी लेट हो जाते हैं। बेसिकली अगर आपको बोला गया है कि आपको प्रोजेक्ट 2023 में आपको मिलेगा और 2024 आधा निकल गया है और आपने अभी तक रेरा को अप्रोच नहीं करा है और आपके बिल्डर ने कोई भी रेरा से परमिशन नहीं ली है उसकी एक्सटेंशन के लिए, तो आपको रेरा को अप्रोच कर देना चाहिए। बिकॉज तब भी वो ऐसी स्टेट होती है सर जिसमें वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ होता है बायर, बिल्डर बेसिकली। बट बायर्स क्या करते हैं सर, बायर्स पहले बिल्डर से बात करना शुरू करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, हमें कोर्ट ना जाना पड़े। जर्नली सर जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि जब तक हम बिल्डर के केस में कोर्ट जाते हैं ना सर, तब तक बिल्डर ऑलरेडी खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर गया होता है। बिकॉज हम 2-3 साल के डिले को भी इग्नोर करते हैं तो हम केस, कोई कई केसेस मेरे पास ऐसे भी आते हैं सर जिसमें 6 साल हो गए और पोजेशन नहीं दिया गया है, मतलब 6 years आफ्टर द ड्यू डेट एंड नथिंग हैज बीन डन। तो उस केस के अंदर सर हमें पहले तो टाइमली कोर्ट को अप्रोच करना है सर। और रेरा में, यूपी रेरा के अंदर सर 1-1.25 साल से ऊपर लग जाता है। मिनिमम 1 year तो है ही है सर, उससे पहले डिसीजंस नहीं आते हैं। और मैक्सिमम सर अगर एग्जीक्यूशन को मिला के चले तो 2 से 2.5 साल का टाइम लगता है सर। बट दिस इज नॉट अ, मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख के देने वाला टाइम नहीं है सर। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपने आप में एक अलग प्रोसीजर है सर। और उसके अंदर भी ये डिपेंड करता है सर कि आपके जो लॉयर हैं वो कोई डेट्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इज ही ट्राइंग टू बी ऑन टाइम एवरी टाइम, व्हाट इज हिज इंटेंशन, इज ही गोइंग और नॉट। क्योंकि रेरा के अंदर ज्यादातर हियरिंग्स ऑनलाइन भी हो जाती हैं सर, तो उसके अंदर जर्नली एडजर्नमेंट्स बहुत रेयर केसेस में मिलती हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है सर, जो रेरा के बेंचेस हैं उसके अंदर लोग ही नहीं अवेलेबल होते, जुडिशियल मेंबर्स कई बार अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण डिले होता है। तो टाइम तो लगता है सर बट इन दी एंड डिसीजन मिलता है। बट इसके अंदर एक और चीज है सर जो मैं कहना चाहूंगा कि बेसिकली डिसीजन तो आपको मिल जाएगा बट बायर्स क्या करते हैं सर, वो इमोशनल होके बहुत सारे ऐसे केसेस कर देते हैं जिससे उसका जो प्रमोटर है बेसिकली वो जेल चला गया फॉर एग्जांपल, या मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर चला गया। एक बार सर जो बंदा अंदर चला गया तो वो पेमेंट्स कहाँ से करेगा या प्रोजेक्ट कंप्लीशन कहाँ से करेगा, बिकॉज ये साइनिंग अथॉरिटी अंदर चली गई। अब जैसे सुपरटेक है, सुपरटेक के अंदर पहले सुपरटेक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद सुपरटेक ने बहुत ट्राई करा कि वो काम स्टार्ट कर दे, उन्होंने पैसे भी लिए लोगों से और उन्होंने बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो आईआर प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं, उसके अंदर भी सर इन्होंने क्या करा, ऑल ऑफ अ सडन किसी ने उनके अगेंस्ट में भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। अब उसके बाद जो प्रेजेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो भी अरेस्ट हो गए, तो अब काम फिर से स्टैंड स्टिल पे आ गया। तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा सर कि अगर कोई जेल चला गया है ऑलरेडी तो वो बंदा आपको पैसा तो देगा नहीं सर, और सरकार आपका प्रोजेक्ट नहीं बनाएगी। बेसिकली एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि अगर ईडी के पास केस चला गया तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ईडी का रोल नहीं है सर, वो ईडी का रोल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मतलब ईडी का बेसिक रोल इज मनी लॉन्ड्रिंग, और वो व्हाइट कॉलर क्राइम्स और फाइनेंशियल
क्राइम्स को देख रही है ऑल टुगेदर। तो बेसिकली जो एनसीएलटी और रेरा हैं, दे आर दी मेजर प्लेटफॉर्म जो आपको डिसीजन देंगे और आपकी हेल्प करेंगे सर। ओके वकील साहब, क्योंकि आपने सुपरटेक का नाम लिया और आपने एनसीएलटी का नाम लिया, तो मेरे मन में एक सवाल और आ गया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा वकील साहब कि सुपरटेक जैसे जो बिल्डर्स होते हैं सर, वो जेल जाए नहीं जाए, उन्हें बनाना होता तो बना चुके होते। सो इट्स देयर इज एक्चुअली a huge intentional gap when it comes to people like सुपरटेक जैसे बिल्डर्स हैं, और गुड़गांव में अगर हम बात करें माहिरा जैसे बिल्डर्स हैं, या रहेजा जैसे बिल्डर्स हैं। इन लोगों को बनाना होता तो ये सफिशिएंट पैसा अपने बाहर से कलेक्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद अगर नहीं बना रहे, सो इसका मतलब इनकी इंटेंट कहीं ना कहीं संदेहास्पद है, इनका मन नहीं है बनाने का, इसीलिए प्रोजेक्ट्स आज उस स्थिति में पहुंचे। ये वो वाली स्थिति नहीं है कि बिल्डर के पास इन्वेंट्री फॉर सेल भी है और वो बाजार के उतार चढ़ाव से बेच नहीं पाया, और उसने जो कलेक्ट किया था वो पैसा बिल्डिंग में लगा दिया और बनाने के उसके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वो स्थिति है जब बिल्डर ने अच्छे से प्रोजेक्ट बेचा, उस पैसे को इकट्ठा किया, और आज उस पैसे का कोई अकाउंटिंग देने को तैयार नहीं है, और बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं जो उन्होंने करी है। सो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मुझे अब चॉइस करनी हो क्योंकि आपने कहा एज अ बायर, अगर मुझे चॉइस करनी हो कि मैं रेरा सेक्शन 8 को इस्तेमाल करूं, जहां बिल्डर का कुछ पता नहीं है, बिल्डर ऑलरेडी पैसा साइफन ऑफ कर चुका है, या मेरे को ऐसे पूरा क्लियर नंबर्स जो हैं वो एडअप नहीं करते हैं, और पैसे की साइफनिंग ऑफ का इंडिकेशन मिलता है, तो क्या मेरे को सेक्शन 8 रेरा से बेटर सॉल्यूशंस मिलेंगे, या एनसीएलटी जाना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? सर देखिए, दो चीजें हैं सर। इफ यूर अ ग्रुप ऑफ बायर्स हाँ जी। जो बेसिकली बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए हैं और आप मतलब एक अच्छा मेजोरिटी मूव ऑन कर रहे हो सर, मेक कर रहे हो सर, मेरे हिसाब से आपको एनसीएलटी जाना चाहिए। बिकॉज एनसीएलटी एक टाइम बाउंड मैकेनिज्म है उस केस में। बट अगर आपको ये लगता है कि आपकी एसोसिएशन बन ही नहीं पा रही है, देन यू हैव टू गो फॉर रेरा ओनली सर। बिकॉज रेरा के अंदर एज सच ये नहीं है कि 60% लोग होने चाहिए या 1/3 मेजोरिटी होनी चाहिए जिसको अप्रोच करना है। बिकॉज एनसीएलटी का प्रोसीजर टोटली डिफरेंट है सर। एनसीएलटी बेसिकली रिवाइवल ऑफ कंपनीज के लिए है, वो स्पेसिफिकली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए एज सच नहीं है। वो अलग बात है कि आज की डेट में हम लोग उसको देख रहे हैं कि वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को एट अ लार्ज एक्सटेंट रिवाइव कर रही है समहाउ। बट उसके अंदर भी सर, जैसे अब मेरा अपना ही एक प्रोजेक्ट था, मतलब जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट करा था इंदौर में। हम लोग ने आईआरपी प्रोफेशनल उसके अंदर जब अपॉइंट हुआ, तो आईआरपी प्रोफेशनल का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हमारा प्रोजेक्ट कितनी जल्दी बने। हिज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज दैट हाउ सून विल ही गेट हिज रिम्यूनरेशंस। तो बेसिकली हमें ये भी समझना है सर कि हर साइड पे कोई ना कोई प्रोफेशनल आदमी लगा हुआ है। तो बेसिकली जितना बड़ा प्रोजेक्ट है सर, उतना बड़ा आईआरपी अपॉइंट होता है, और जितना बड़ा आईआरपी अपॉइंट होगा सर, उतना ज्यादा कॉस्टिंग वहां चला जाता है। तो बेसिकली अगर प्रोजेक्ट किसी नॉर्मल बिल्डर के साथ है सर, हर किसी का प्रोजेक्ट सुपरटेक में नहीं होगा, हर किसी का प्रोजेक्ट रहेजा में नहीं होगा सर। अगर रहेजा और सुपरटेक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं सर, देन एनसीएलटी इज द बेस्ट वे टू गो। because NCLT is a stronger platform for those kind of cases. But when it comes to projects like, when you say छोटे प्रोजेक्ट्स हैं सर, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें मिनिमम डिलेज होते हैं 6 months के 7 months के सर, उसके अंदर रेरा इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज रेरा इज जनरली कॉस्ट इफेक्टिव। एनसीएलटी के अंदर अगर आप जाओगे सर, यू हैव टू हैव अ टीम ऑफ लॉयर विच इज प्रूड अप। मतलब इट इज नॉट अ सिंगल लॉयर्स जॉब टू अपीयर इन रेरा। You would need good lawyers, strong appear in NCLT. to, yes sir, to appear in LCLT. Basically you need to have a good team of lawyers because NCLT की proceeding में best बात ये है सर कि it is time bound comparatively speaking। मतलब वो प्रोजेक्ट जब मर्जी आपके पास है, बट डिसीजन का टाइम होता है सर। मतलब एक जो रेजोल्यूशन प्लान है आपका, वो वेल विद इन टाइम फ्रेम आपको मिल जाता है सर। ये पॉइंट है। सो जो मुझे अगर आपकी बात समझ आई वो ये है वकील साहब कि अगर प्रोजेक्ट सही चल रहा है नॉर्मली, बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिलेज नहीं है, और बिल्डर भी कोऑपरेटिव है, अवेलेबल है, और उसने ज्यादा बदमाशियां नहीं करी हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नहीं करी हैं, तो रेरा एक बेटर ऑप्शन है उस तरह के प्रोजेक्ट के लिए। जहां कहानियां इस तरह की हैं, सुपरटेक जैसी, मायरा जैसी, रहेजा जैसी, जहां बिल्डर ने
सालों हो गए प्रोजेक्ट बना नहीं रहा है, किसी तरह की जवाबदेही देने को तैयार नहीं है, बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एनसीएलटी से चांसेस ऑफ गेटिंग रिलीफ आर हायर। सर बेसिकली क्या होता है कि जो एनसीएलटी है और सेक्शन 8 है, ठीक है, जी। उसके अंदर एक कोरिलेशन है सर। मैं कोरिलेशन बताता हूँ कैसे। अभी जो आपका रेजोल्यूशन प्लान डिसाइड होगा उसके अंदर भी एंड एंड प्रोजेक्ट ही बनना है सर। लेकिन हम्म। वो जो प्रोजेक्ट बनाएगा वो एक थर्ड पार्टी बनाएगी, उसके अंदर आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हम्म। मतलब आप एज अ बिल्डर उसके अंदर फिर भी एक तरह से किसी प्रमोटर को ही प्रोवाइड कर रहे हो ना बातें सर। मतलब हम्म। there is a promoter who's now not a promoter in itself but a court appointed person who's trying to resolve or construct the project under the guidance of the court. Whereas in section 8 सर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो जवाबदेही है वो बायर्स की ही है ना। मतलब इसके अंदर एक थर्ड पार्टी आपको नहीं बोल रही कि वो कैसे आपका प्रोजेक्ट बनाएगी। मतलब जो क्वालिटी मॉनिटरिंग है, फंड एलोकेशन है, फंड डिसीजन मेकिंग है, फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, किसने करना है, कितने टाइम में प्रोजेक्ट बनेगा सर। तो मेरा मानना यह है कि अगर बायर खुद करता है उस मामले में तो बायर को तो जल्दी होगी ना सर, क्योंकि उसने लोन भी ले रखा है, वो किस्तें भी भर रहा है। तो उस केस के अंदर वो अगर खुद प्रोजेक्ट बनाता है तो उसके अंदर एक टाइमलाइन मेरे हिसाब से शॉर्टन हो जाएगी, बिकॉज ही विल बी एबल टू make it through in a better manner, because the other person on the other hand is basically looking at reviving the company also and is also looking at his high end remunerations also. So basically बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे सुपरटेक है, मायरा है, रहेजा है, उसके लिए एनसीएलटी इसलिए बेटर है सर बिकॉज बिल्डर्स के लिए खुद उन प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट कराना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। थैंक यू वकील साहब, आपने जो आज बातचीत करी, ग्रेटफुल फॉर दैट। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work